नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमारे साथ हैं एसपी वैद जी एंड समबडी दैट अब मैं इंट्रोडक्शन क्या करूं, इंट्रोडक्शन करके तो एक्चुअली आई वोंट बी एबल टू गिव जस्टिस, पर सबको पता है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर इनका हाथ है। ही वर्क देयर क्वाइट अ बिट एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज हम जैसे लोग इनसे सीखते हैं कि साहब यहाँ पर इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह इनकी एनालिसिस है उस जो भी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर। सर जी नमस्कार, अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म। Namaskar, Adi. It's such a pleasure to be on your channel and to interact with your viewers. You have lovely channel and such a great following, and it's always a pleasure interacting with you. You are my younger brother, and it's always a ऑनर्ड, pleasure. Yeah. ऑनर्ड सर। सर जी आपका एक ट्वीट आया था 2-4 दिन पहले, वो बड़ा क्रिप्टिक सा लगा, बट उसमें जाने से पहले मैं आपसे जरा एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो के ऊपर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जो अभी रिसेंटली हमने, स्पेशली ये जब से नई गवर्नमेंट आई है, हमने चीजें देखी हैं कि सिविलियंस के ऊपर अटैक्स वहां पर शुरू हुए। ऑल्दो 1 डेढ़ 2 हफ्ते से तो शांति है उधर पे। बट ये सिविलियंस के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ, सिविलियंस के ऊपर फायरिंग की गई। अब रियासी में भी पहले हुआ था, हमने देखा था जब वो शिव भक्त आ रहे थे वापस, तो वहां पर भी उनके ऊपर अटैक हुआ। ये पहले जैसी चीजें नहीं थी, क्योंकि पहले सिविलियंस के ऊपर अटैक कम ही होते थे, टूरिस्ट के ऊपर अटैक कम ही होते थे। ये क्या चेंज हुआ है वहां पर? ये टेररिज्म का जो एक कुछ नजरिया बदला है, उन्होंने कुछ टैक्टिक्स बदली है, क्या हो रहा है सर? आदि सी सिविलियन और टूरिस्ट को जनरली खासकर कश्मीर वैली में टेररिस्ट जनरली टारगेट नहीं करते हैं क्योंकि वो उनको उल्टा पड़ता है। व्हेन यू स्टार्ट टारगेटिंग लोकल सिविलियन उन द टेररिज्म के जो टेररिस्ट इकोसिस्टम है उसको हिट होता है। और जो लोग लोकल लोग हैं वहाँ कश्मीर वैली में, वो जो सिंपैथी या जो भी फैक्टर से, आइडियोलॉजी की फैक्टर से या किसी और रीजन से जो मदद करते हैं, वो भी मदद उनसी उनकी वहां से चली जाएगी। इसलिए जनरली देखने में ये आया है कि अनलेस दे कैटेगराइज सम सिविलियन एज मुखबिर, मुखबिर is somebody who's helping the government, who is a source of the government, source of the security forces. तो जनरली जितनी भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं वो आइदर पॉलिटिकल लोगों की होती हैं, जो रूलिंग पार्टी हो, जो जो भी पावर में होती है, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जो उस वक्त रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में है, उसको टारगेट टेररिस्ट करते हैं। देयर इज नो डाउट एवरी पार्टी हैज लॉस्ट इट्स कार्डर्स, नो डाउट। मैक्सिमम नंबर, हालांकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा टाइम रही है पावर में, तो पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करते हैं। लेकिन जनरली सिविल पॉपुलेशन को इसलिए नहीं टारगेट करते हैं कि उनके इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। लेकिन बीच-बीच में मिस फायर होता है। आपने देखा, आपने सीआरपी पर ग्रेनेड फेंका या पुलिस पर ग्रेनेड फेंका, अल्टीमेटली सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। ये अ, कई बार आप चलती हुई गाड़ी है सीआरपी की या जेएनके पुलिस की या आर्मी की, उस पर आपने ग्रेनेड फेंका, वो मिस फायर हो जाता है एंड बस जिससे सिविलियन कैजुअलिटी होती है और उससे भी लोगों में रोष पैदा होता है और जनरली इट इज फ्राउंड अपॉन बाय ऑन द टेररिस्ट। तो उनको लगता है कि हमें जो लोगों से मदद मिलनी है इन टर्म्स ऑफ छुपने की जगह, वो नहीं मिलेगी। दूसरा, बाकी जम्मू रीजन में वो टारगेट करते आए हैं माइनॉरिटी को। व्हाट यू वर सेइंग रियासी वाला, दैट हैज बीन हैपनिंग। क्यों जम्मू रीजन में माइनॉरिटीज को टारगेट करना, और वो कश्मीर के लिए भी होल्ड करता है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे आउटसाइडर लोग हों, उनको टारगेट करने का एक मकसद है, दैट इज टू create a scare amongst the people who are operating in Kashmir Valley, चाहे वो in terms of रेडी वाले हों, जो कोई बिजनेस करता हो या कोई वहाँ लोग आउटसाइड लेबर हो। क्योंकि जो लेबर को तो पर्टिकुलरली इसलिए टारगेट किया जाता है कि जो मोदी जी की सरकार
वहां डेवलपमेंट से नक्शा बदलना चाहती है। जैसे आपने देखा सोनामर्ग में लेबर को 7 लोगों को टारगेट किया गया, उसमें एक लोकल डॉक्टर मारा गया और उसमें 6 या 7 आउटसाइड लेबर मारे गए जो टनल का काम कर रहे थे, जोजिला टनल की। नाउ टेररिस्ट की हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है कि किसी तरीके से जो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक पुश है, डेवलपमेंट पुश है कि वहाँ मेडिकल कॉलेजेस बने, वहाँ आईआईटी, एम्स बने, ये वहाँ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो, रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रेलवे का काम सारा स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, कनेक्शन दैट विल बी हिस्टोरिक डे, जिस दिन कश्मीर का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा दिल्ली से। तो ये सारी चीजें दे डोंट रैलिश बिकॉज़ उसका डीप स्टेट से क्लियर इंस्ट्रक्शन है बिकॉज़ पाकिस्तान साइड में कुछ भी नहीं है, नॉट इवन वन एयरपोर्ट। हमारी साइड में 3 एयरपोर्ट हैं, यहाँ 12 मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना था, वो आज सोशल मीडिया की वजह से वहाँ के लोग हर चीज़ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ के लोग देखते हैं, वहाँ साला क्या है, कुछ नहीं। ये मुझे याद है जब मैं यंग एसपी आया था कश्मीर वैली में, तो एक ना कश जो कश्मीरी यूथ के माइंड में था कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या, उन दिनों इंटरनेट था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो उनके लिए लगता था कि पाकिस्तान इज ए ड्रीम टाइप, ना इज ए ड्रीम कंट्री। तो पाकिस्तान का एक हौवा सा बना था, लेकिन जो जो पाकिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए और वापस आया वो डिसग्रंटल्ड था बिकॉज उसने अपनी आंखों से देखा कि वहां क्या है, वहां साला कुछ भी नहीं है। वहाँ वो आजाद कश्मीर उसको बोलते हैं, एक्चुअली आजाद कश्मीर हमारा हमारा कश्मीर आजाद कश्मीर है। यहाँ टोटल फ्रीडम है, आप आए दिन मोदी जी को गालियां देते हो, आप आए दिन जो मर्जी करो, आपको कोई पूछता नहीं है। आप फ्रीडम, आप पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज खरीदते हो, बिजनेस चलाते हो और आउटसाइडर यहाँ आके कुछ नहीं ले सकता। आपकी टोटल नौकरियां फिक्स्ड हैं, आपकी हर चीज यहाँ वो है, यू आर वर्चुअली किंग ऑफ इंडिया। आप कश्मीरी प्रिविलेज लॉर्ड थी। हम मजाक में कहते थे कि कश्मीर के लोग एक्चुअली, ये मैं अपनी अपनी जो हम आपस में बात करते थे वो बता रहा हूँ, पॉडकास्ट में बोलने वाली बात नहीं है बट ये बताऊंगा। हम कहते थे कि कश्मीरी जो है वो बराती है। ये जिस तरह बरातियों को लुक आफ्टर करते हैं ना, तो शादी में, तो ये बेसिकली कश्मीरीज़ जो हैं वो बाराती हैं, उनको वो हिंदुस्तान के दे दे एन्जॉय द प्रिविलेजेस, जिस तरह बारात को ट्रीट किया जाता है, हाँ? दूल्हा दूल्हे को ट्रीट किया जाता है और बाराती। तो ये वो स्थिति थी। तो नेचुरली जो पार जाता था कश्मीर का लड़का, वो आके वापस आके देखता था, यार वाक़ई हमारे यहाँ जो फ्रीडम है, जो जो हमको रेडिक बताया जाता है, जो इनफैक्ट जो पाकिस्तानी वहां से इधर आते थे, वो अगर फॉरेन टेररिस्ट जो हम अरेस्ट करते थे उनसे पूछताछ करते थे, वो भी कहते थे कि हमें बताया जाता है वहां नमाज नहीं पढ़ने देते, वहां मस्जिद में नहीं जा सकते, वहां फौज ये करती है, जबकि यहाँ टोटल फ्रीडम है। जो फ्रीडम इंडिया में है वो दुनिया में कहीं है, कहीं भी नहीं है दुनिया में इतनी। तो ये सारा डिसग्रंटल होता था, लेकिन आज बात चली थी सोशल मीडिया की वजह से। टुडे यू वहां हम उनकी चैनल देखते हैं, वो यहाँ की चैनल्स देखते हैं, हर चीज उनको दिखती है कि यहाँ। तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट वांट देयर पीपल to see what all is happening here and transforming how much development it is taking place, how Mr. Modi is actually changing the transforming the whole place of Jammu and Kashmir। तो वो ये हुँ। चीज नहीं है। यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं, 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि पीओके में एक भी नहीं है। वहाँ ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ इतने पढ़ाई के इतने सेंटर हैं, एम्स जैसे मेडिकल हेल्थ सेंटर है, स्कीम्स है, कितने, मतलब यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर इट नाउ। इसलिए लेबर को पर्टिकुलरली इसलिए टारगेट किया जाता है, बाकी आउटसाइडर्स को विद ए प्लान दैट आउटसाइडर शुड नॉट डेयर टू कम टू कश्मीर, ए वेरी क्लियर पॉलिसी है।
तो चाहे वो रेडी वाला हो, आउटसाइडर, बिहारी, यूपी यूपी का हो, या कोई वो चलाता है, कोई भी काम करता है उसको टारगेट करेंगे। अगर कोई वहाँ नौकरी करता है, कोई कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है, जो मैं माइनॉरिटी का कह रहा था, वो जम्मू में भी किया जाता है, और वो कश्मीर पंडितों को वहाँ किया जाता है, और इवन जम्मू वालों को वहाँ टारगेट किया जाता है कश्मीर वैली में। दैट इज़ एथनिक क्लींजिंग करने के लिए वो तो वो क्लियर पॉलिसी है डीप स्टेट की। हाँ, ये जो आपने कहा इसका जो उस दिन संडे मार्केट श्रीनगर में ग्रेनेड फटा, दैट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इस तरह का ग्रेनेड क्यों फेंका गया, जिसमें सिविलियन कैजुअल, उसमें किसी सिक्योरिटी फोर्स का नहीं हुआ कोई भी कुछ भी नहीं था सर। हुँ। तो वो मुझे समझ में, इनफैक्ट इट गोज़ अगेंस्ट दी मतलब जो टेररिस्ट के खिलाफ जाता है इस तरह का अटैक। तो दैट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग। जो ये वाला है, रियासी वाला अटैक है सिविलियन पर, या राजौरी में हुआ, या यहाँ होते हैं जो जम्मू रीजन में होते हैं, वो विद ए डिज़ाइन है। जम्मू में अगर आप 90s में देखें, आप तो उस वक़्त बहुत छोटे होंगे, मैं एसपी उन दिनों होता था। जम्मू में बहुत सारे मैसेकर्स हुए, बहुत सारे माइनॉरिटी किलिंग्स, बहुत सारी। 20-20, 30-30, 40-40 लोगों को मार दिया जाता था, उनको आइडेंटिफाई करके कि ये हिंदू हैं, उनका मैसेकर कर दिया जाता। फिर अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते थे, एंड ही यूज्ड टू फ्लाई, और वो यहाँ आते थे। तभी ये सारा जो बेसिकली पूरी कोशिश थी कि जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों से जिस तरह कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, उसी तरह डीप स्टेट पाकिस्तान का प्लान था कि जम्मू के पहाड़ी ये पीर पंचाल रेंज से जो माइनॉरिटी है उसको भगाया जाए। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए, बिकॉज़ भगवान की लीला देखो, एक्चुअली वो एक ऐसा आइडिया उन्होंने जनरेट किया जो विलेज डिफेंस गार्ड जिनको आजकल बोलते हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज़ का एक आइडिया आया, एंड इट फॉर्च्यूनेटली उसको भगवान ने मुझे सबब बनाया। मैं एसएसपी उधमपुर था 95 में। तो एक दिन बागनकोट गाँव है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, वो उन दिनों मेरी सब डिवीज़न होती थी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, आज वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ एक बागनकोट गाँव में टेररिस्ट ने अटैक किया, और हुँ। 2 सिविलियन, पन्नू राम एंड एक और कोई था, मुझे अब नाम नहीं याद है, बहुत साल हो गया, आज से 35 साल हो गए। तो उस उन 2 आदमियों का मार दिया गया था। तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ लोग पहाड़ से नीचे आए हुए थे रोड हेड पे। तो मेरे साथ से जब वो बातचीत कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने उन दोनों, पन्नू राम और उसके जो दूसरा साथी था, उन जिनको मार दिया था टेररिस्टों ने, उनकी दोनों बेटियों को मैंने पुलिस कांस्टेबल वहीं ऑन स्पॉट ऑर्डर किया। और वो लोग बड़े गरीब से लोग थे, पहाड़ी, वहाँ की कोई की रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जंगल में रहते थे। वो कहने लगे कि सर मैंने कहा क्या हुआ है? टेररिस्ट आए थे एक ग्रुप, पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ जा रहे थे हमारे इस पहाड़ी इलाके से, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, और हुँ। हमारे 2 लोगों को मार दिया। लेकिन हमारे पास कोई वेपन नहीं था। कोई ह मैंने कहा कोई फायर आर्म नहीं था, आपके पास इवन 12 बोर गन नहीं थी। बोला 12 बोर गन भी नहीं थी। तो हमने, जो कुल्हाड़ी होता है ना, पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी, यू नो कुल्हाड़ी? एक्स, हुँ, हुँ। और सिकल होती है जो घास काटने वाली। उन दोनों से हमने मुकाबला किया टेररिस्टों को, और 2 टेररिस्टों को मार दिया। तो उन्होंने डिमांड किया कि सर, अगर हमारे पास कोई फायर आर्म नहीं और उनके पास AK-47 थी, तो उन्होंने हमारे 2 मारे, हमने 2 मार दिए। तो मैंने कहा वो कहाँ है डेड बॉडी? कहते घोड़े हमारे 2 लिए और घोड़ों पर डेड बॉडी ले गए कश्मीर की तरफ, पहाड़ी से। तो अगर आप हमको हथियार देंगे, तो हम उनका मुकाबला कर सकते थे, हम उनको 2 के बजाय सबको मार सकते थे। तो दैट इज़ हाउ द आइडिया ऑफ वीडीसी, विलेज डिफेंस गार्ड्स, वीडीजी आज उनको बोलते हैं, वीडीसी उन दिनों विलेज डिफेंस कमिटी का आइडिया जर्मिनेट हुआ। तो मुझे दिमाग में आया कि इनको देना चाहिए यार हथियार, ये इतने बहादुर लोग हैं, और हर हुँ। जगह आर्मी, पुलिस नहीं पहुँच सकती। हर जगह पुलिस और फ़ोर्स, हाँ, आर्मी, सीआरपी नहीं पहुँच सकती। तो मैंने कहा टाइमिंग कितना भी होता है अच्छा, ना सर।
वेपन दिया जाए। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। मैंने वायरलेस पे मैसेज दिया और पुलिस हेडक्वार्टर से अप्रूवल लिया और उन्होंने कहा ओके गो अहेड। मैंने 10 राइफलें पुलिस लाइन से मंगाकर 303 राइफल्स दे दी उनको। दैट इज़ हाउ फर्स्ट वीडीसी केम इनटू एक्जिस्टेंस। उसको फिर गवर्नमेंट ने, मैंने रिपोर्ट जब भेजी उसमें होम डिपार्टमेंट जो जेएनके का था, 95 की बात है, अगस्त 95 की, उन्होंने इसको फॉर्मलाइज किया। एक ऑर्डर निकाला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करेगा, उनमें कॉन्स्टिट्यूट करेगा विलेज डिफेंस कमेटी, जिसमें 10 से 15 मेंबर होंगे, जिसमें से उनको हथियार दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, 5 राइफलें दी जाएंगी, इतने 50 एमुनिशन दिया जाएगा और उनको पुलिस की डिस्ट्रिक्ट एसपी की ये जिम्मेवारी रखी। तो फिर वीडीसीज बनी हर एक पूरे इलाके में। दैट इज हाउ। और ये बहुत सारी जगहों पे वीडीसीज रात भर टेररिस्टों से लड़ती रही। कई जगहों पर ओवररन हो गई क्योंकि एम्यूनिशन खत्म हो गया और 5-6 घंटे वो होल्ड करते थे रात भर में। अगर वो उनके गांव में रात भर हमला हो गया तो वो लड़ते थे टेररिस्टों से जब तक आर्मी, सीआरपी या पुलिस वहां पहुंच पाती। और उनको आने में 5-5 घंटे लगते थे क्योंकि पहाड़ी इलाका है, रोड है नहीं, पैदल चलना पड़ता है। तो आपको पैदल आना है, 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं आर्मी को या सीआरपी को या पुलिस को पहुंचने में। तो वीडीसीज का बहुत बड़ा योगदान है जो देश में लोगों को पता नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने पूरी पूरी रात लड़ाई की है टेरर, कई जगह वो मारे जाते थे, कई जगह वो ओवररन हो जाते थे, उनका मैसेकर कर जाते थे टेररिस्ट। तो मैं बात कर रहा था कि जम्मू रीजन में ऐसे बहुत सारे मैसेकर हुए हैं, उनको टेररिस्ट मार देते थे। तो वीडीसी की वजह से ये माइग्रेशन जो एथनिक क्लींजिंग कश्मीर में हुई कर पाया पाकिस्तान का डीप स्टेट, वो जम्मू में पीर पंचाल रेंज में या इस ये पूरे इस डोडा, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़, रामबन के इलाके में, महौर रियासी के इलाके में वो कामयाब ना नहीं हो हुआ। पाए। हालांकि बहुत सारे लोग माइग्रेट किए। अब आपका अगला सवाल क्या है इसके बारे में? सर अगला सवाल में आपने एक ट्वीट करा था जो मेरे को बड़ा क्रिप्टिक सा लगा। क्रिप्टिक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट था। आपने लिखा 1993 के जो देवबंद ब्लास्ट का जो एक बंदा था उसका नाम अहमद वानी, जो पकड़ा गया था, 31 इयर्स तक वो बंदा गायब रहा। हुँ। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि ऐसा बंदा पकड़ा जाता है। इसमें दो सवाल मेरे बनते हैं सर। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि इससे आपको जो लोकल एरिया नेटवर्क है जो इस टाइम पे वहां पर एक्टिव है और जो काफ़ी हद तक पिछले 6-8 महीने तक वीक था, क्योंकि अटैक्स हो रहे थे और पता नहीं चल रहा था टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही थी। थोड़ा बैक फुट पे थी हमारी फोर्सेस उस टाइम पे। आज वो सिचुएशन ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि दिखता है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो उस नेटवर्क के बारे में आप क्या बोलते हैं सर, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है? और दूसरा, जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं सर, इनका क्या यूज़ रहता है? क्योंकि बहुत लोग तो बोलेंगे यार पकड़ते क्यों हो, मार-मूर के खत्म करो ना यार, इनको क्यों पकड़ के रखना? क्योंकि फिर हम ही खाना खिलाएँगे अपने टैक्स के पैसे से, हम ही केस लड़वाएँगे, उसके बाद जाके कोई मर्सी पिटीशन साइन करेगा, ये सब कचरा होगा। तो आप एज़ एन ऑपरेटर हू इज़ बीन ऑन द ग्राउंड, एज़ अ लीडर, जो आपने ये चीज़ें भी करी होंगी वहाँ पर, पकड़ा भी होगा और दूसरे भी ऑपरेशंस हुए होंगे। आपके हिसाब से ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कैसा क्या क्या मायने रखता है सर ये? देखो अरी, जहाँ तक आपका सवाल है कि टेररिस्टों को पकड़ना क्यों है? ये बड़ा ये पॉइंट हमें भी बहुत एजिटेट 90s में 1990s में करता था। और मैं आपको बताऊँ कि 90s में हमने बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े और प्राइमरीली उस वक़्त लोकल होते थे। लेकिन जब कारगिल वार हुई तो उसके बाद कम्प्लेक्शन बदलने लगा और बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट का कंपोनेंट बढ़ने लगा और हुँ, अल्टीमेटली 99 के बाद फॉरेन टेररिस्ट का कंपोनेंट बहुत बढ़ गया। तो इनिशियली हम फॉरेन पाकिस्तानी टेररिस्ट और बाकी कंट्रीज के टेररिस्ट, अफगानीज, वो उनको हम पकड़ते थे और इंटेरोगेट, उनसे काफी इंफॉर्मेशन भी मिलती थी। पकड़ने का ये फ़ायदा होता था कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे जनरेट होती थी, पता चलता था और नेटवर्क माइंडसेट क्या है, क्या थिंकिंग चल रही है, कैसे ये सारा प्लान हो रहा है। तो शुरू-शुरू में ये ज़रूरत थी, लेकिन बाद में मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है
अजहर मसूद को जब छोड़ा, हाईजैकिंग, कंधार हाईजैकिंग हुई, उसके बाद हमारा एक किस्म की पॉलिसी बन गई कि फॉरेन टेररिस्ट को हम पकड़ते नहीं। Because they have come here in your country to destroy this country, kill your people, और वो मरने मारने के लिए आए हैं, तो हम मोस्टली उनका जय हिंद ही करते हैं। लेकिन लोकल टेररिस्ट को चांस दिया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, अनलेस ही फायर्स ऑन यू, और अगर वो फायर करता है, ही गेट्स बैक a volley of fire from the police and security forces. Now coming to your question, is a particular incident है, जो नजीर अहमद वानी है, ये देखो पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट है, ये पाकिस्तान में इसने पीओके में ट्रेनिंग की, उसके बाद ये अफगानिस्तान में ट्रेनिंग की, ये पाकिस्तान पीओके ट्रेंड, पाक ट्रेंड और अफगानिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है, हिजबुल मुजाहिदीन। और ये बड़ा रेडिकलाइज्ड आदमी था, बहुत एक्टिव टेररिस्ट था, या यंग था, 20-22 साल का था। तो इसने यहाँ आर्मी पर अटैक किया था, कश्मीर में 2-3 और इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व था। उसके बाद ये यहाँ से चला गया देवबंद, यहाँ सहारनपुर यूपी में। वहाँ ये जब रह रहा था यंग लड़का, तो उस वक़्त इसने ग्रेनेड फेंका, वहाँ एक चौक है, क्या नाम उस चौक का? अ, ये सहारनपुर में यूनियन चौक है, वहाँ हुँ। इसने यूपी पुलिस पर ग्रेनेड फेंका, और यूपी पुलिस के 2 सिपाही इसमें सीरियसली जख्मी हुए और 2 सिविलियन जख्मी हुए। उसमें ये बाद में पकड़ा गया, 1993 में ये इंसिडेंट, इसने ग्रेनेड फेंका, उसके बाद ये पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है 94 में, और उसके बाद इसकी नहीं, 93 में पकड़ा जाता है, 94 में ये रिलीज हो जाता है, बेल, ये कोई मैनेज करता है वहां किसी तरीके से, कागज गलत चीजें पेश करके अदालत से किसी तरीके से मैनेज करता है, इसकी बेल हो जाती है। लेकिन बेल की कंडीशंस को ये ओबे नहीं करता, और वहां से एब्सकॉन्ड हो जाता है। एब्सकॉन्ड होके ये आके बडगाम, जो हमारा श्रीनगर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ का एसपी रहा हूँ, जो एयरपोर्ट श्रीनगर है, वहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट बडगाम बोला जाता है। वहाँ का ये रहने वाला है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ आके अपना बिजनेसमैन, अपना काम शाम धंधा करता रहा। आप इमेजिन करो, 94 से आज 2024 है, मतलब 31 इयर्स के बाद ये बंदा नोटिस में नहीं आता, ये वहां चुपचाप बैठ के अपना बिजनेस कर रहा है। और इसने जो छोटी मोटी इलेक्शंस होती है ना, वो पंचायत की, वो भी लड़ी, 2-3 हैं? इलेक्शन इलेक्शन लड़ी। और ये उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ये रिसेंट जो इलेक्शन हुई, जो अभी हमारा चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ ये बडगाम से, बिकॉज उमर अब्दुल्ला कंटेस्टेड फॉर टू कॉन्स्टिट्यूंसीज, वन बडगाम एंड वन गांधरबल। तो जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से उमर अब्दुल्ला की थी, उसके अगेंस्ट लड़ता है, हालांकि ये हार गया वहां, इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त हो गया। लेकिन आप इमेजिन करो कि मैं जो मेन मुद्दा है, मैं उस पे आ रहा हूं कि इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं पता। ऐसा आदमी जो एक पाकिस्तान ट्रेंड, अफगान ट्रेंड टेररिस्ट है, जिसने फौज पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, और बेल जंप करके जो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसके बारे में यहाँ की पुलिस को मालूम नहीं, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं। आप इमेजिन करो, अगर ये जीत जाता, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये कहाँ बैठता? असेंबली में, उसी उमर अब्दुल्ला के साथ बैठता। आप मतलब ही विल, जिस पुलिस को इसको पकड़ना है, जिस पुलिस से ये डरना चाहिए, वो पुलिस इसको सलूट करती, क्योंकि ये मिनिस्टर बनता, और वो पुलिस इसको प्रोटेक्ट करती। एक पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट को पुलिस, बजाय उसके कि वो पुलिस उसको पकड़े, उसको पुलिस सलूट करती है और उसको प्रोटेक्ट करती, बिकॉज ही बिकम्स योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नाउ देयर आर फ्लॉज इन आवर सिस्टम। मैंने इसलिए ट्वीट किया था कि
ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने अभी 4-5 दिन लास्ट वीक ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस हुई। आपने देखा हो गुजरात गांधीनगर में हुई। हुँ, तो उसमें होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया एंड आई एडमायर बिकॉज़ ही इज़ अ प्रैक्टिकल मैन। तो मैं बहुत सालों से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हमारे कंट्री में डाटा कोलेशन होता नहीं। हमारे क्या ये इन्फॉर्मेशन जो यूपी पुलिस ने अगर इस पर 25,000 रुपया इनाम रखा है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या ये इन्फॉर्मेशन जे-एंड-के पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये इन्फॉर्मेशन यूपी पुलिस का शेयर नहीं होना चाहिए था? प्रॉब्लम ये है कि वो जो होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हमारा डिफरेंट साइलोज में डाटा पड़ा है, लेकिन लेफ्ट हैंड डज़ नॉट नो व्हाट राइट हैंड इज़ डूइंग एंड राइट हैंड डज़ नॉट नो व्हाट लेफ्ट हैंड इज़ डूइंग। हालत ये है कि हम आपस में आदान-प्रदान ही नहीं करते हैं। देयर इज़ नो सिस्टम। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या एआई की मदद से हम ऐसा नहीं कर सकते कि अ, आप देखो मैं मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल अगर कंप्यूटराइजेशन की देनी हो इस कंट्री में वो है बैंकिंग सेक्टर की हुँ, और हुँ, रेलवेज की। आप देखो बैंकिंग में आप अपने एसबीआई में बैंगलोर में जाओ, आपको मैं अकाउंट नंबर दूँ, मेरा अकाउंट नंबर, आपको 1 मिनट में आप वहाँ बैंक ब्रांच में जाके मेरा अकाउंट नंबर से आपको पूरी डिटेल मिल सकती है। आपको पूरा वो उसका मिल जाएगा अगर आपके पास अकाउंट नंबर होगा। तो that is the whole system is networked in such a manner that information is available on tip of a राइट, your fingertip. तो क्या पुलिस जैसे सेंसिटिव मैटर में ये नहीं होना चाहिए कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो हैं वो अगर यूपी में वांटेड था और जिस पर इनाम रखा गया है क्या वो इन्फॉर्मेशन पूरे कंट्री के पास नहीं है? ये तो चलो बडगाम में था, ये उनके नोटिस में नहीं आता अगर ये उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ता नहीं। उन्होंने इसका फोटो देखा, उस फोटो से उनको पता लगा ये तो वही बंदा है। तब वहां की पुलिस ने हमें कांटेक्ट किया जे-एंड-के पुलिस और मिलके उन्होंने इसको अरेस्ट किया, आइडेंटिफाई किया। नाउ क्या आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मिसिंग पर्सन्स, मिसिंग चिल्ड्रन, मिसिंग लेडीज़ टेररिस्ट के बारे में डाटा, ड्रग पैडलर्स आपके अंडरवर्ल्ड का जो ये डॉन्स होते हैं, फेक करेंसी से डील करने वाले, मर्डरर्स और रेपिस्ट, बैंक फ्रॉड करने वाले, व्हीकल थेफ्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं जब आज से 10-15-20 साल पहले यहाँ मैं डीआईजी जम्मू था। एक दिन मैं एक हुँ, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्शन के लिए गया। हमारे यहाँ गांधीनगर पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ गया। तो वहाँ मैंने देखी बहुत सारी गाड़ियाँ जनरली आपने देखा होगा पूरे कंट्री में गाड़ियाँ थाने की में बड़ी लगी होती हैं, जो उन्होंने सीज़ की होती हैं। बाहर पड़ी होती है, हाँ जी। हाँ, गाड़ियाँ पड़ी होती हैं, तो मैंने कहा इन गाड़ियों का ज़रा लाइए डिटेल क्या है? किसकी गाड़ियाँ हैं? सर पकड़ी हैं, दिखाइए क्या डेट? तो पता लगा उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर निकलवाया, पता चला मैंने उस वक़्त भेजा एनसीआरबी को, एनसीआरबी से जवाब आता है कि ये गाड़ियाँ जो हैं, आपके जम्मू से ही चोरी हुई। तो वो विदिन जम्मू सिटी जो गाड़ियाँ दूसरे थानों से चोरी हुई थी, वो गांधीनगर ने पकड़ी। मतलब विदिन इवन वन डिस्ट्रिक्ट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन कि एक पुलिस स्टेशन ने दूसरे पुलिस स्टेशन में अगर गाड़ी अरे चोरी हुई है और अरेस्ट सीज यहाँ हुई है तो उसको पता नहीं। ये हालत है। तो मैं मेरा ये कहना है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो अमित शाह साहब कह रहे हैं, क्या एक मिशन मोड पे एक टीम नहीं बननी चाहिए और वो ये सारा जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है, ये एक पाम टाम पे हर बीट कांस्टेबल के पास इंफॉर्मेशन होनी करेक्ट चाहिए सर, कि नहीं? करेक्ट आप सर। हर पुलिस स्टेशन लेट्स से ट्रिची का पुलिस स्टेशन है तमिलनाडु में या अरुणाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन है कोई, अगर कोई आदमी वहां भी चला गया हो तो अगर ये क्राइम करके दिल्ली से या बैंगलोर से कोई वहां चल अपने आप को छुपा के वहां चला जाता है यहाँ 50 करोड़ का घपला किया और वहां जाके सेटल हो गया
वो इंफॉर्मेशन अगर वहां के बीट कांस्टेबल और वहां के एसएचओ के पास पाम टॉप पे हो, तो ही विल बी एबल टू ट्रैक दैट मैन एंड अरेस्ट हिम, चाहे वो करेक्ट। टेररिस्ट है, मर्डरर है, या फ्रॉड करने वाला है, या ड्रग पैडलर है। तो इस चीज की आज जरूरत है। मेरा ये मानना है कि बाकी चीजें आप बाद में करते रहिए, लेकिन जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा, इसको मिशन मोड में लेके पूरी इंडियन पुलिस को एक एक सिस्टम एआई की मदद करे लेकर एक ऐसा बनाया जाए, और हर एक थाने में 10-10, 15-15 पॉम टॉप दिए जाएं, उस पे ये सारा डाटा अवेलेबल हो, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स। आपके फिंगरप्रिंट का डाटा नहीं है कंट्री में। आप जैसे ही मैं सपोज करो अरेस्ट होता हूं बेंगलोर में, तो मेरा फिंगरप्रिंट्स अगर वो फीड सब कुछ करे, होना चाहिए। तो मैं ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ वांटेड हूँ, है ना? तो ये चीजें होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई ट्वीटेड दिस, एंड आई थिंक होम मिनिस्टर साहब ने ये फ्लैग किया है। आई होप द पुलिस लीडरशिप जो पुलिस साइंस कांग्रेस में बैठी थी, और आईबी का इसमें लीड रोल होना चाहिए, और खासकर होम मिनिस्ट्री का, यूनियन होम मिनिस्ट्री मस्ट टेक इट अप, और ये करना चाहिए मिशन मोड में। अगर आप सुधार चाहते हैं, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं पुलिसिंग में, बेसिक पुलिसिंग में इंडिया। जी। सर, और आखिर में आपसे मैं पूछूँगा, ये जो अभी तो विंटर टाइम है, थोड़ा-सा वैसे भी इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं। इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पाकिस्तानियों के लिए। तो ये, और अभी एक पहले रिपोर्ट आई थी कि करीब एक 195 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बंदे एक्टिव हैं जी। वैली के अंदर। तो कश्मीर वैली यानी इस पूरे रीजन के अंदर, एक्चुअली नॉट जस्ट द वैली, जम्मू कश्मीर पूरा रीजन के अंदर 195 लोग इस टाइम पे एक्टिव हैं। तो सर, ये आप कैसे देखते हैं अगला साल कैसा निकलेगा? क्योंकि एक तो ऑब्वियसली जो अब लोगों को गवर्नमेंट पसंद हो ना हो वो अलग चीज़ है, दैट दैट इज़ योर पर्सनल पॉलिटिकल मैटर, दैट उसके अंदर मेरा कोई वो नहीं है। बट जो भी कह लीजिए, जो एक बोलते हैं ना, द रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, और डेमोक्रेसी जो जो भी एस्टैब्लिश होनी है वो हो चुकी है। वो चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो दैट एंटायर थिंग इज नाउ डन। तो इसके अंदर आप ये सब नहीं बोल सकते कि भैया ये तो अभी हम तो डिस्प्यूटेड लैंड पे हैं, ये है वो है, ऑल दैट नॉनसेंस विल नॉट वर्क एनीमोर। 370 का इतना ड्रामा हुआ बट कुछ हुआ नहीं उसके आगे, इनको भी पता है वो ड्रामा करने के लिए करा है, उन्होंने कर लिया, चलो ठीक है। हाँ, वो कुछ नहीं होना उसमें, वो तो हाँ। इट इज़ फाइनल नाउ। हाँ, तो ये आपको भी सिचुएशन, कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे दिखती है आगे, अगले करीब लेट्स से 1 साल के अंदर कैसे आगे जाती हुई दिखती है? थोड़ी सेटल डाउन होगी ये? क्योंकि वो भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार ये सिविलियन लीडरशिप आई है, क्या चेंज हुआ है, हम लोग किस तरह से कुछ नया ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो भी करेंगे, उनकी तरफ से भी रहेगा। प्लस एक फैक्टर और है कि जो चाइना के सामने जो हमारी यूनिफॉर्म फोर्स और इतनी सारी वो खड़ी हुई थी, वो अब वापस डिप्लॉय हो रही है इस तरफ। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन इमर्जिंग इन द नेक्स्ट 1 ईयर सर? देखो आदि, ये जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, आपने देखा पहले किस तरह से 2-3 साल पहले इन्होंने पहले कश्मीर में टारगेटेड किलिंग शुरू की। जब पुलिस ने उनको सब कुछ 6-8 महीने में पकड़ लिया, उसके बाद इन्होंने जम्मू की तरफ डायरेक्ट अपना रुख किया। जम्मू में इन्होंने रियलाइज़ किया कि जम्मू में काफ़ी सिक्योरिटी गैप है, यहाँ से बहुत सारी फोर्सेस जो हैं, वो इंडो चाइना बॉर्डर पे चली गई थी बिकॉज़ ऑफ टेंशन विद चाइना, एंड कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड वाज़ वेरी रोबस्ट, तो वहाँ चांस मिल नहीं रहा था कुछ। इसलिए इन्होंने जम्मू में जो सिक्योरिटी गैप थे, पहले रजौरी पुंछ को टारगेट किया, इन्फिल्ट्रेशन करके 2 ढाई साल से वहाँ आर्मी पर अटैक्स किए। उसके बाद रियासी वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्टों में, कठुआ में, बिलावर, मशेडी में, उधमपुर में और डोडा के इलाके में इंसिडेंट किए, किश्तवाड़ के हुँ। इलाके में। जब ये असेंबली इलेक्शन से पहले-पहले उस वक़्त काफ़ी बवाल हो गया था। आपने देखा होगा कि काफ़ी पैनिक हो गया था कि जम्मू पूरा एरिया अफ़ेक्ट हो गया। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। उसके बाद आर्मी चीफ यहाँ आए, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के चीफ आए, सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ आए, यहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ फ्रेश ट्रूप्स इंडक्शन हुई, डिप्लॉयमेंट हुई। और उस वक़्त ये था कि क्या इलेक्शन हम ठीक-ठाक करा पाएँगे, और इलेक्शन बहुत बढ़िया रही, 60-65% पोलिंग हुई, जिससे पाकिस्तान को कोई अच्छा तो लगा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी अलाउ करता नहीं, जब इस तरह यहाँ वो, तो उनकी कोशिश ही जम्मू को टारगेट करने की ये थी कि कश्मीर से प्रेशर ईज़ हो,
इंडो चाइना बॉर्डर से प्रेशर ईज हो, फोर्सेस का स्प्रेड हो और नैरेटिव को टारगेट किया जाए कि जो मोदी गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो, उसको कैसे उस नैरेटिव को पंक्चर किया जाए। जब इलेक्शन ठीक-ठाक हो गई और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बन गई, तो आपने देखा सडन स्पर्ट ऑफ इंसिडेंट्स इन कश्मीर वैली बिकॉज़ उन्होंने कुछ इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर वैली के जो केरन करना सेक्टर से भी करने की कोशिश की। कुछ इंटरसेप्ट हुए, कुछ ग्रुप अंदर आने में कामयाब हुए और फॉरेन कंपोनेंट 60-70% है, ज़्यादा है, इवन मोर देन 80% है। इस वक़्त जो लोकल टेररिस्ट का नंबर बहुत कम है, 2 डिजिट में है। ज़्यादातर फॉरेन टेररिस्ट हैं व्हिच आर हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जो इस क कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, 200 टेररिस्ट में हम कई सालों से डील कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो कम्प्लेक्शन क्या बदला, जो इन्होंने अमेरिकन वेपन इसमें डाले, जो अफ़गानिस्तान में M4 राइफल हुँ, मरवाई या और उसको वो जो आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स उनको दी गई और उसमें जो स्नाइपर का आई पीस लगा हुआ है, स्नाइपर इफ़ेक्ट है और नाइट विज़न का डिवाइस उसमें है, तो उससे कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और इसमें आपने देखा होगा कि आप 600-700 यार्ड से आप हिट कर सकते हो। तो आप प्रिसाइज़ली आपके हेड में हिट कर रहे हो। दैट इज़ व्हाई कैजुअल्टीज़ हमारे साइड में इंक्रीज़ हुई। दूसरा आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी इसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स भी हैं और सम जी, ऑफ देम बिल्कुल आर सर। एसएसजी कमांडोज वर आल्सो देयर। So that is why do you saw these casualties on Indians our side both in Jammu region और कश्मीर में भी इन्होंने कोशिश की इस तरह की करने की। लेकिन एज़ आई अंडरस्टैंड देखो अब बर्फ गिरना शुरू हो गई है। अब पहला स्नोफॉल हो गया है। तो क्या हो जाता है ये कश्मीर साइड में हायर रीचेस में तो बर्फ की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। उसमें क्या करते हैं ये रजौरी पुंछ का इलाका और जम्मू का जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका, यहाँ फोकस बढ़ जाता है इनका विंटर में क्योंकि ये वहाँ कश्मीर में हाई रीचेस में बर्फ की वजह से दे आर नॉट एबल टू इन्फिल्ट्रेट फिर यहाँ सर्दियों में करते हैं। तो हुँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि विंटर में जितने ज़्यादा एनकाउंटर हो जाएँ ताकि नंबर्स को और हम इनको डिप्लीट कर रिड्यूस सकें। किया जाए। तो हुँ, आई हुँ, एम श्योर हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है कश्मीर वैली में, जम्मू में तो ऑलरेडी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले से। आपने अब आप आपने सुना नहीं होगा 5-6 महीने 4-5 महीने से कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो रहा। लेकिन कश्मीर वैली में अब इन्होंने चूँकि किया है, वहाँ भी मेरे हिसाब से 2-4 एनकाउंटर हुए हैं, जम्मू में भी हुए हैं, अखनूर में 3 मारे गए, डोडा में 2 मारे, किश्तवाड़ में मारे गए। कश्मीर में भी सोपोर में मारा गया उसके बाद अनंतनाग में 2 मारे गए। वहाँ खानियार श्रीनगर में एक कमांडर मारा गया। तो इस तरह जो अंदर आ गए हैं नंबर है 180, 190 जो भी है, उनको एलिमिनेट करना हमारा फ़ोकस होना चाहिए बिकॉज़ जितना जल्दी इनके नंबर्स को हम कंटेन करें उतना बेहतर है। बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर और इन्फिल्ट्रेशन में वो कामयाब होते हैं, फिर हमारे लिए सिचुएशन डिफिकल्ट होती जाएगी जी, क्योंकि जी, इस जी। तरह के काडर बिकॉज़ दीज़ पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी टेररिस्ट दे आर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो अफ़गानिस्तान ट्रेन्ड हैं और इनके पास अमेरिकन वेपन है, तो दे हैव मोर कैपेबिलिटी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग कैजुअल्टीज़ ऑन आवर साइड। सो इनको जितना जल्दी हो सके हमें न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, बट आई सी दैट थिंग्स विल इम्प्रूव इन नेक्स्ट ईयर। सर एक छोटा-सा सवाल और पूछूँगा कि जो आर्मी का स्टैंड उधर पे रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो स्टैंड रहा है, जो यूनिटी दिखाई थी काफ़ी टाइम पहले से और इसके बारे में काफ़ी बात होती है कि स्पेशली गवर्नर रूल के अंदर जो यूनिटी दिखी है और जिस तरह से काम हुआ है वहाँ पर। ये इसका रोड मैप आगे का क्या है सर और किस तरह से यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्म्ड जो हमारे आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसमें कैसे आगे आपको जाता हुआ दिखता है? बहुत बढ़िया है। सी द कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नाइस। इन फैक्ट योर सक्सेस लाइज़ ओनली इन कोऑर्डिनेशन। मैं तो जी। इन फैक्ट जो लोकल ऑफिसर्स हैं मेरी मेरी उनसे यही अपील रहेगी अगर आपको याद होगा हमने ऑपरेशन ऑल आउट का आपने नाम सुना होगा।
ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में मैंने ही स्टार्ट किया था जब मैं डीजीपी था, और उसमें फोकस ही यही था कि जे-एंड-के पुलिस की ग्राउंड कनेक्ट और आर्मी और सीएपीएफ का सुपीरियर टैक्टिकल पावर एंड फायर पावर का इस्तेमाल किया जाए। तो तीनों मिलकर हम लिस्ट ड्रॉ करते थे टॉप कमांडर्स की, पहले 5, 10, 10 कौन है, और उनके ऊपर फोकस करते थे। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड ऑपरेशन ऑल आउट, और आज तक चला आ रहा है। और ये तभी मुमकिन सक्सेस तभी मुमकिन है अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। मेरा टाइम पे 1 टू 1 होता था कोर कमांडर के साथ या सीआरपी के एडीजी या आईजी जो भी होते, उनके साथ 1 टू 1 होता था। एवरी जस्ट 1 फोन कॉल अवे। तो आई थिंक दैट कोऑर्डिनेशन हैज़ बीन गवर्नर रूल में बहुत अच्छा रहा है। कोई मुझे ऐसी एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई है। आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। थोड़ा प्रॉब्लम जम्मू रीजन में आई थी। अगर आपको याद होगा जब स्पर्ट यहाँ इंसिडेंट का हुआ राजौरी, पुंछ में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाद में पता चला कि वीडीसीज डिफंक्ट हो गई थी, एसओजी डिफंक्ट हो गया था, और यहाँ के जो आर्मी और पुलिस जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे राजौरी, पुंछ में। आई थिंक दे हैव बीन नाउ सॉर्टेड आउट विद आर्मी चीफ एंड टॉप commanders of all the forces and sitting together. तो आई थिंक हमारी सक्सेस उसी में लाई करती है, बिकॉज यू हैव अ कॉमन एनिमी एंड अनलेस यू फाइट यूनाइटेडली यू कैन नॉट डिफीट। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू सर। सर जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके इनसाइट्स के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर, आपसे मिलके भी थैंक यू बहुत अच्छा आदि। लगता है, एंड ऑफ कोर्स आपसे आई बात विल बी करके भी बहुत। वेटिंग ऑन 4th। एब्सोल्युटली सर। नमस्कार, जय हिंद।